हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू। पिछले वीडियोस में हमने नेट एसेट मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड के बारे में पढ़ा था कि नेट एसेट मेथड होता क्या है और डिविडेंड यील्ड मेथड होता क्या है। ठीक है, आज हम करेंगे कि लिमिटेशंस क्या है डिविडेंड यील्ड मेथड की। मतलब अगर हम डिविडेंड यील्ड मेथड अगर हम करें तो क्यों करें, या क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं डिविडेंड यील्ड मेथड की, लिमिटेशंस, मेरिट, डिमेरिट्स। अब डिविडेंड यील्ड मेथड जो है वो सारा जो है वो किस पे बेस करता है? सबसे पहले तो डिविडेंड पे बेस करता है। ठीक है, इसका मेन फैक्टर ये है कि वो वेटेज ऑफ डिविडेंड बताता है। ठीक है, अगर मैं एक बात करूँ कि अगर कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है बट इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड, और डिविडेंड उसका 0 पे है, डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रही है, तो उस टाइम पे वैल्यू ऑफ शेयर जो हो जाएगी नील हो जाएगी डिविडेंड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिविडेंड यील्ड मेथड जो लेता है वो क्या लेता है? सिर्फ डिविडेंड। उस टाइम सिमिलरली जैसे सम टाइम पे जो फाइनेंशियल वीक जो होती है कंपनीज की डिक्लेयर कर देते हैं हायर रेट ऑफ डिविडेंड, तो उस टाइम पे जो वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट कमा रही हो या नहीं कमा रही हो। या फिर इफ शेयर्स आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द मेथड, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो मैनिपुलेट कर देती है शेयर्स को, फ्रिक्वेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब कि अगर जो रेट ऑफ डिविडेंड है कंपनी का अगर वो बढ़ रहा है तो शेयर्स के की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर वो घट रही है तो घट जाएगी। ये जो मेथड है ये क्या कर देगा? वैल्यू ऑफ शेयर्स को इंक्रीज और डिक्रीज में पोजीशन में ले आएगा। उसके बाद ये मेथड जो है कंसिडरेशन नहीं करता उस टाइम पे जब नेट एसेट होती है कंपनी की, मतलब जब उसकी लायबिलिटी को लेस करने के बाद उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होते। हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी लेस करते हैं ना नेट एसेट्स के अंदर, तो ये मेथड उस टाइम पे भी हेल्पफुल नहीं है। ये मेथड जो है कंसिडरेशन करता है कि कंपनी जो है इन्फ्लुएंस करती है वैल्यू ऑफ शेयर सच एज फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी। मतलब कि सिंपल सी बात लिखी हुई है कि ये मेथड जो है कंसिडरेशन नहीं करता अदर फैक्टर्स को जो इफेक्ट कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर को, यानी कि कंपनी की कितनी फ्यूचर में कितना है, फ्यूचर में कंडीशन कैसी है कंपनी की। ठीक है, उसके बाद पॉलिसीज क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लेके आता वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद जो ये है अ, उसके बाद इन प्रैक्टिस में बात करूँ, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि प्रोडिक्ट करना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड प्रेजेंट में उसका रहेगा, एक्सपेक्ट करना, मान लेना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये इस साथ के साथ क्या डिफ़िकल्ट होता है? सिलेक्ट करना नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड को भी सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसके पर्पस क्या है, क्या पर्पस है इस मेथड का, कि ये क्यों अप्रोप्रिएट, मतलब क्यों बिल्कुल अच्छा है ये मेथड। ये देखो, पर्पस एंड पर्पस और सर्कमस्टांसेस वेयर दिस मेथड इज अप्रोप्रिएट। मतलब कि बिल्कुल अच्छा मेथड है जहाँ पर बच्चों जो ये मेथड जो है अप्रोप्रिएट तब होगा जहाँ पर इन्वेस्टर जो है विश करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं और वो ज़्यादा इनका इंटरेस्ट किस में है? डिविडेंड में, कि डिविडेंड जो दे रही है कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, इन्वेस्टर ये चाहते हैं। तो ये मेथड आराम से चल जाएगा क्योंकि उसको कम इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का कुछ नहीं लेना देना। जहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है डिक्लेयर बाय कंपनी, वो डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? प्रॉफिट से, कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिविडेंड भी इसको ज़्यादा मिलेगा। जहाँ पर कंपनी का कोई भी पास लॉस नहीं होता, मतलब कि पिछले कई सालों से उसको कोई भी लॉस नहीं चल रहा, प्रॉफिट में चल रहा है, और वो फर्म जो डिक्लेयर कर रही है रेगुलरली ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड, सॉरी। उसके बाद जो है वेयर देर आर नो प्लान्स, जहाँ पर लिक्विडेशन का कंपनी का कोई भी प्लान नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है कंपनी। ठीक है, वेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज रेडली अवेलेबल, कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड जो है आसानी से उसको मिल रहा है कि उसका फ्यूचर में क्या होगा, कितना कितना डिविडेंड होगा, तो उस टाइम पे इन 500 के लिए ये मेथड एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात करूँ, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि डिविडेंड यील्ड मेथड क्या होता है। कि डिविडेंड यील्ड मेथड के अंदर तो सबसे पहले वो डिविडेंड की बात करता है, ना कि प्रॉफिट की। तो जो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है वो मेथड ये इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है,
डिविडेंड अगर उसका प्रॉफिट के तौर पर मतलब कि जितना प्रॉफिट होगा उतना अगर डिविडेंड है तो उसकी कंपनी के लिए ये डिविडेंड मेथड बेस्ट है, ठीक है। और जहाँ पर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उसको डिविडेंड ज़्यादा मिले तो उस कंपनी के लिए जो मेथड है ये बेस्ट है, जहाँ पर वो लिक्विडेशन करवाती है कंपनी की, ज़्यादा नहीं होती लिक्विडेशन कंपनी की, बेस्ट चल रही है, उसके लिए मेथड ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए यील्ड मेथड का एक क्वेश्चन देखो। एक्स लिमिटेड जो है वो डिक्लेयर करता है डिविडेंड 30%। डिक्लेयर डिविडेंड इनके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है, मान के चल रहे हैं डिक्लेयर ऑन इक्विटी शेयर 10 ईच 6 पेड अप। अब पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर लेंगे हम, ये याद रखना, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर ले जाएगा। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज इन द मार्केट, वो कितना है 10%, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द यील्ड बेसिस के अकॉर्डिंग। अब वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे हम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के एक्सपेक्टेड उसका कितना था 30 था, नॉर्मल रेट 10 था, उनटू में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स वो कितनी थी 6 रुपीज़ के हिसाब से। हमारा क्वेश्चन आ गया वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू करके 18 रुपीज़। अब ये है अगला क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 50,000 ऑफ शेयर ऑफ 10 ईच, पेड अप इक्विटी कैपिटल 8 के अकॉर्डिंग, 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल दे रखा है, ठीक है। ये बच्चों लेस होएगा हमारा, ये याद रखना, क्योंकि इसमें जो है प्रेफरेंस शेयर्स को हम नहीं लेते क्योंकि हम इक्विटी की बात करते हैं। हम इसमें एनुअल जनरल रिजर्व को भी लेस करेंगे, रेट ऑफ टैक्सेस को भी टैक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा लेस हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ उठाएंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने 2,18,000 रुपये उठाया, इसमें से लेस कर दिया मैंने क्या, रेट ऑफ टैक्स, मतलब आफ्टर टैक्स हो जाएगा 2,18,000 का 50%, 1,09,000 रुपये, ये मैंने यहाँ देखो लेस कर दिए। अब उसके बाद हम क्या लेस करेंगे, एनुअल रिटर्न ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को जितना ट्रांसफर करना है। अब 1,09,000 का 20% आ जाएगा 21,800, माइनस करके ये आ गया अमाउंट। अब इसके अंदर हम क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को हमें डिविडेंड देना है, 2 लाख का 9%, 18,000 रुपये में ये लेस हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारी कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग क्या निकलती है, एक्सपेक्टेड रेट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। अब इसका डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी थी 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 ना कि 10, क्योंकि उसने पेड कितने करे 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 लाख से इंटू में 100, ये आ गई अमाउंट। अब वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, एक्सपेक्टेड रेट ये आ गया मेरा, नॉर्मल रेट मेरे को दे रखा है यहाँ पे 15%, नॉर्मल रेट 20%। अब उसके बाद इंटू 100 8 पेड वैल्यू ऑफ शेयर आ गई हमारा क्वेश्चन। अब अगला देखो अर्निंग कैपेसिटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी मेथड जो है ये जो है ड्रॉबैक है किसका, यील्ड मेथड का, मतलब यील्ड बेसिस में तो हम कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात कर रहे थे और ये जो है इग्नोर कर रहा था अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। लेकिन ये जो अर्निंग कैपेसिटी मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है ये क्या करता है कि कंपनी का जितना प्रॉफिट है, कंपनी की जितनी अर्निंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, रादर देन डिविडेंड। डिविडेंड की बेसिस पे नहीं निकालेंगे हम, किसकी बेस पे निकालेंगे, अर्निंग ऑफ द कंपनी। देखो ये लिखा हुआ ना, इट इज अप्रोप्रिएट टू वैल्यू द शेयर ऑफ द बेसिस ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी रादर देन डिविडेंड, ठीक है। अब रेट अर्निंग कैपेसिटी मेथड का फॉर्मूला क्या है, उसमें डिविडेंड की बात कर रहे थे, अब इसमें हम क्या ले लेंगे, अर्निंग ले लेंगे। ये देखो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में पेड वैल्यू शेयर। कुछ नहीं चेंज करना बच्चों, रेट ऑफ अर्निंग है वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था, डिविडेंड था, यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड था। याद रखो रेट ऑफ अर्निंग लेंगे जब अर्निंग कैपेसिटी मेथड करेंगे, बाकी वही फॉर्मूला है इनटू पेड वैल्यू ऑफ शेयर। अब उसके बाद देखो रेट ऑफ अर्निंग इसकी कैसे निकलेगी, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें कैसे निकली थी ये देखो, उसमें निकली थी प्रॉफिटेबल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, इसमें निकलेगी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। क्वेश्चन वही होगा सेम के सेम। अब बस ये चीज़ याद रखना कि फ्यूचर अर्निंग को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगता है कि जब हम एस्टिमेट कर रहे हैं फ्यूचर अर्निंग को हम दो चीज़ों को ध्यान में देंगे, एक तो एस्टिमेशन एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट,
अब नॉर्मल प्रॉफिट बच्चा जो भी होगा वो क्या होगा जाएगा, लेस हो जाएगा। इट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेम प्रॉफिट, लेस होएगा अब नॉर्मल। और एबनॉर्मल लॉस जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी होगी, स्ट्राइक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उन सब चीज़ों को करने के बाद हम क्या निकाल देते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल देते हैं, वेटेड एवरेज भी निकाल देते हैं। इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का फैक्टर्स क्या है, क्या कंसिडरेशन करता है कि ये चेंज मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशंस, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइजेज, एक्सपेंशन इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज, कस्टमर का चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे हम ये जो है क्या यूज़ करते हैं, वेटेज एवरेज मेथड। अब उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि ये कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू द असेट्स एज ए मार्केट वैल्यू, कि असेट्स में कितनी मार्केट वैल्यू चल रही है, असेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है। उसके अंदर हम क्या लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं करंट लायबिलिटी को फ्रॉम द टोटल असेट्स। ठीक है, ये देखो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स एट मार्केट वैल्यू प्लस करंट लायबिलिटी। अब ये देखो जैसे इसका ये क्वेश्चन दे रखा है, इक्विटी शेयर, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, इक्विटी शेयर 60,000, इक्विटी शेयर 10 ईच, 6 लाख की अमाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस 10% के डिवेंचर्स, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल 10 लाख की। द मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द टोटल असेट इज 20% हायर। हाफ जो मार्केट वैल्यू है असेट्स की वो 20% ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख का हाफ 5 लाख जो है वो 20% ज़्यादा होगी, यानी कि 5 लाख प्लस का 20% कर दो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मेरी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, 11 लाख रुपए मेरे पास आ गई देखो बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3,66,000 पर एनम आफ्टर टैक्स, आफ्टर सॉरी इंटरेस्ट और डिबेंचर, इंटरेस्ट और डिबेंचर से के बाद, और प्रॉफिट बट बिफोर टैक्स, लेकिन टैक्स से पहले, तो हम इसको टैक्स पे करेंगे सबसे पहले। उसके बाद 12% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डायरेक्ट कंपनी का एज्यूम कर रहा है कि वो टैक्स कितना पे कर रहा है, 50%। अब ये देखो बच्चों, हमने इसको क्वेश्चन को करा, हमने ये सारा 11 लाख रुपये तक समझ आ गया। हमने इसके अंदर क्या लेस करी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है मेरे पास, ये रही 1,10,000 रुपये, मैंने इसमें से लेस कर दिए 9,90,000 आ गई मेरे पास आगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं हम और ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये प्रॉफिट। पहले हम इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना लगेगा, 1,50,000 का 10% आ जाएगा। ये देखो ऐड हो गया, 1,90,000 आ गया। अब उसके बाद हमने ये आफ्टर टैक्स ले रखा है, ये 1,83,000 इसलिए आया, ये देखो 3,66,000 का 50% आफ्टर टैक्स करके हमने इंटरेस्ट डिबेंचर ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, इसका परसेंटेज निकाली, रेट ऑफ अर्निंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ अर्निंग। वैल्यू शेयर रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय ये आ गया एक्सपेक्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड अर्निंग का इनटू में पेड वैल्यू शेयर। पेड वैल्यू शेयर कितना है 10 के हिसाब से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद ये देखो अगला हमारा जो मेथड है वो क्या है, एवरेज मेथड और मीन फेयर और वैल्यू मेथड। ये बच्चों क्या मेथड है, इसमें कुछ नहीं करना, दो मेथड्स को सॉल्व करके दोनों के जो शेयर्स का वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज निकल जाएगी बस, और कुछ नहीं करना। जैसे हमारे अगर क्वेश्चन में रखा कि नेट एसेट मेथड और यील्ड मेथड, दो मेथड दे दिए, उन दोनों को निकालो। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारी एवरेज मेथड निकल जाएगी। ये देखो जैसे ये क्वेश्चन कर रखा है इन्होंने, अर्निंग नेट एसेट मेथड से क्वेश्चन कर रखा है, एक अर्निंग कैपेसिटी मेथड से कर रखा है। अब इन दोनों को जितनी अमाउंट आई डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये देखो 13.5 135 इसका शेयर आया, 189.2 इसका आया, डिवाइडेड बाय 2। अभी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, एवरेज मेथड आ गया। ठीक है, एवरेज तो सिंपल सी बात है बच्चों, एवरेज वाली मेथड का मतलब यह है कि एवरेज दोनों का एवरेज दो लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज से। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब किसी बच्चे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो
अनसॉल्व क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर इलस्ट्रेशन, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को ग्रुप कमेंट करे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और मेरे बेल आइकन को प्रेस करते रहे ताकि उसको अच्छी अच्छी वीडियोस मिले। और स्टैट की भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, तो कृपया करके मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक करते रहें और होप करें कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अगली वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और मेरे साथ साथ ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल के साथ जुड़कर अच्छी अच्छी पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।